नमस्कार, सुप्रभात। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 1 सितंबर गुरुवार जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यान माला का आज का 33वां सत्र है। आज हम जानने जा रहे हैं वैश्विक अंगांगी संबंध। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को कल शुरू हो गए गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं केळकर सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। धन्यवाद स्वाति जी। सभी श्रोताओं और देखने वालों को शुभकामनाएं। भारतीय समाज जीवन के निर्दोष स्वरूप के बारे में जानने का प्रयास किया है। यह निर्दोष स्वरूप जानना इसके लिए आवश्यक होता है कि आदर्श तो वह निर्दोष स्वरूप ही होना चाहिए। प्रत्यक्ष में, व्यवहार में शायद हम उस निर्दोष स्वरूप तक न भी पहुंच पाए। वह निर्दोष स्वरूप जो है यह कभी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। सदैव हमारे सामने लक्ष्य के रूप में वह आदर्श उपस्थित होना चाहिए। इस दृष्टि से अभी तक के व्याख्यानों में हमने समाज जीवन के निर्दोष स्वरूप को जानने का प्रयास किया है। अब इससे आगे इस निर्दोष समाज जीवन की संदर्भ में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हुए, सामाजिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए ऐसे विषयों के बारे में हम भारतीय दृष्टि क्या है, समग्रता की दृष्टि क्या है, अंगांगी संबंध क्या है, इन सब का, इनको जानने का इसके आगे प्रयास करने वाले हैं। किसी भी विषय का अध्ययन करना है, उस अध्ययन का अपने लिए, समाज के लिए, सृष्टि के लिए कुछ उपयोग करना है, उपयोजन करना है, तो उसके मार्गदर्शक सूत्र क्या होंगे? तो इन मार्गदर्शक सूत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वह है अंगांगी संबंध का। जैसा कि हमने जाना है कि सारी सृष्टि परमात्मा ने अपने में से ही निर्माण की और इसलिए इस सृष्टि के हर अस्तित्व में, कण कण में परमात्मा तत्व है। यह सृष्टि परमात्मा तत्व से भरी हुई होने के कारण इसे समग्रता में देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक क्षमा कीजिए, केळकर सर का संपर्क टूट गया है, वो जल्दी हमसे जुड़ जाएंगे। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है जी। आप कैमरा भी शुरू कर सकते हैं। कोई अब धन्यवाद। सुन रहे हैं? हाँ तो आगे शुरू करते हैं। जी। तो सृष्टि यह सब मिलकर एक है। इसे टुकड़ों टुकड़ों में समझा तो जा सकता है, लेकिन यह समझ अधूरी हो सकती है और
समग्रता की दृष्टि से कभी कभी विपरीत और विकृत भी हो सकती है। इस दृष्टि से भारतीय जो पद्धति है किसी वस्तु को जानने की, वह समग्रता से विशेषता की ओर जाने की है। पूरे समाज जीवन को समग्रता में समझ लो और फिर उसके संदर्भ में अपने अपने विषय के महत्व को, अपने विषय के समाज जीवन की दृष्टि से उपयोग की बातों को समझने का प्रयास करो। यह भारतीय तरीका है। दुर्भाग्य से आज इसके बिल्कुल विपरीत ऐसा जीवन हम जी रहे हैं। अंग्रेजों की गुलामी के कारण और स्वाधीनता के उपरांत भी स्वतंत्र न होने के कारण अपने तंत्र, अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार हम आज भी नहीं जी रहे हैं। इसके कारण हमारी शिक्षण व्यवस्था, रक्षण व्यवस्था, पोषण व्यवस्था सभी तो अभारतीय तत्वों से मार्गदर्शित हैं। समाज शास्त्र, राज्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र और शिक्षण शास्त्र भी हम अभारतीय पढ़ाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम आज लगभग अभारतीय जीवन जी रहे हैं। कुछ पूर्वजों से मिला हुआ, परिवारों से हमारे विरासत में आने वाला ऐसा कुछ तत्व हम में अभी कुछ शेष है। इसके लिए हम कुछ मात्रा में अभी भी भारतीय हैं, अन्यथा हम लगभग अभारतीय बन गए, इंडियन बन गए हैं। अब देखिए कैसे इसका थोड़ा सा एक दो तीन चार उदाहरणों से हम समझ लेंगे। जैसे हमारे यहाँ और देश भर में और विश्व भर में पर्यावरण के प्रदूषण का विचार होता है। अंग्रेजी में तो कहावत है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, यानी जो ग्लोबल थिंकिंग है उसके संदर्भ में स्थानिक स्तर पर निर्णय लो। लेकिन प्रत्यक्ष में तो ऐसा होता कहीं दिखाई नहीं देता। इस उक्ति को कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो ये कहते हैं थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, उनकी बुद्धि इतनी हीन तो नहीं है कि वह ग्लोबल थिंकिंग का महत्व न समझ सके। लेकिन प्रत्यक्ष में व्यवहार की दृष्टि से उनके व्यवहार सूत्र जो हैं वह ऐसे हैं कि पर्यावरण के प्रदूषण का बार बार विचार करने के बाद में, वैश्विक स्तर पर विचार करने के बाद में भी 2 बार अर्थ समिट हो गए पर्यावरण के प्रदूषण को लेकर। लेकिन आज भी परिस्थिति और बिगड़ती दिखाई दे रही है। प्रदूषण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नियंत्रण हो पाएगा ऐसी आशा की किरण बहुत कम लोगों के मन में है। बाकी तो यह जान रहे हैं यह तो सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि जो वैश्विक चिंतन है इसका विचार स्थानिक स्तर पर नहीं किया जाता। मैं यहां से थोड़ा सा प्रदूषण कर दूंगा तो क्या हो गया, बाकी दुनिया तो है ना, वह तो प्रदूषण मुक्त करने की दृष्टि से विचार कर ही रही है, तो मेरे अकेले के प्रदूषण करने से क्या होगा। इस प्रकार से विचार पूरे विश्व भर में हो रहा है। भारत में भी हम भारतीय भी इसी ढंग से विचार करने लग गए हैं। तो पर्यावरण के बारे में इस प्रकार से टुकड़ों में विचार, स्थानिक और वैश्विक, इसमें हमने अंतर कर दिया। और देखें, हम हमारे इकोनॉमिक्स में हम सिखाते हैं इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स। सदाचार, नैतिकता के साथ में इकोनॉमिक्स का कोई संबंध नहीं। अरे भाई, यह संबंध नहीं होगा तो समाज जीवन चलेगा कैसे ठीक से। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसा इकोनॉमिक्स जो नैतिकता से दूर हो, समाज का भला कैसे कर सकता है। लेकिन यह इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, कहा जाता है इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विथ एथिक्स। और भी देखें, न्याय व्यवस्था में कहा तो ये जाता है आज की, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में यदि विलंब होता है तो वह अन्यायकारक है। लेकिन प्रत्यक्ष में तो
जो सब मुकदमे चलते हैं उनको जितना लंबा किया जा सके, जितना लंबित किया जा सके, उतना लंबित करने के प्रयास चलते रहते हैं। भारत में आज 4 करोड़ से लेकर अधिक मुकदमे लंबित हैं। कल्पना कीजिए क्या न्याय व्यवस्था कही जा सकती है। लेकिन एक और तो कहना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और दूसरी ओर प्रत्यक्ष व्यवहार में मुकदमे लंबित करते जाना, ऐसी यह व्यवस्था है, ऐसा है प्रत्यक्ष व्यवहार है। और आगे जाकर देखें हम तो ध्यान में आएगा कि प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस, ऐसे साइंस के इस अभारतीय दुनिया ने, अभारतीय साइंटिस्टों ने 2 हिस्से किए हैं, प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस। प्योर साइंसेस का अर्थ है शुद्ध साइंस, यानी साइंस के सिद्धांतों को, प्रकृति के नियमों को खोज निकालना, फिर अणु किस प्रकार से काम करता है, अणुभंजन कैसे किया जा सकता है, अणुभंजन से कैसी ऊर्जा निर्माण होती है, यह सब प्योर साइंस में आता है। जबकि अप्लाइड साइंस में इस अणुभंजन का उपयोग अणु विस्फोट करने के लिए किस प्रकार से किया जा सकता है, इसकी जो अनियंत्रित ऐसी प्रक्रिया चलती है, रनअवे रिएक्शन, इस रनअवे रिएक्शन का उपयोग करके अणु विस्फोट करके अणुबम कैसे बनाया जा सकता है, हाइड्रोजन बम कैसे बनाया जा सकता है, यह जो काम है यह अप्लाइड साइंस का होता है। और जो प्योर साइंस वाले लोग होते हैं वो कहते हैं देखो भाई, हम तो अपनी पद प्रतिष्ठा पैसे के लिए हमने जो सृष्टि के नियम हैं उनको समझा है, जाना है, वह उजागर करेंगे, हमारा तो काम इतना ही, बस हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस ज्ञान का उपयोग कोई संहार के लिए करता है या लोगों के हित के लिए करता है। और इसी कारण आज हम देखते हैं कि वायरस के ऊपर काम करने वाली कुछ लेबोरेटरीज, या चीनी ऐसा कहा जाता है वुहान में कुछ लेबोरेटरीज ने यह फैलाया, और कोरोना के कारण पूरा विश्व संकट में पड़ गया। लेकिन फिर भी अभी भी यह विचार नहीं हो रहा है, यह जो नैनो टेक्नोलॉजी है, सूक्ष्म टेक्नोलॉजीज हैं, नैनो है, बायो है, न्यूक्लियर है, इन टेक्नोलॉजी के लिए पात्रता की बहुत कठोर कसौटियां लगाने की आवश्यकता है, ऐसा विचार कहीं नहीं हो रहा है। उसका कारण ही यह है कि हमारा क्या होगा, सबका हो रहा है तो हमारा हो रहा है, सब भुगत रहे हैं तो हम भुगत रहे हैं, और हमें पहले से पता होने से हम कम भुगतेंगे, लोगों को पता ना होने से लोग ज्यादा भुगतेंगे। तो इसी में आनंद मानने वाली जो आसुरी प्रवृत्ति है, यह अभारतीय मानसिकता का लक्षण है। और दुर्भाग्य से यही मानसिकता आज विश्व भर में व्याप्त दिखाई देती है। और इस कारण इस टुकड़ों में बांटकर विश्व को और विश्व की व्यवस्थाओं को समझने की जो मानसिकता, प्रवृत्ति और आदत यह निर्माण हो गई है, इसके कारण विश्व तेजी से विनाश की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। यह जो प्योर साइंसेस का विषय है, इस प्योर साइंसेस के विषय में यूरोप की कुछ पार्श्वभूमि रही है, और जो सेमेटिक मजहब हैं, रिलीजन्स हैं, इनकी भी पार्श्वभूमि रही है। वास्तव में यह जो स्वार्थ आधारित, इंडिविजुअलिस्टिक ऐसी सोच का निर्माण हुआ है, उसका प्रारंभ आज जो प्रबलता से इस विचार को आगे बढ़ावा देता है, उसे हम बाइबल की सीख से जोड़ सकते हैं। बाइबल में ये कहा है, ये 5 दिन सृष्टि जो निर्माण की है, उसके बाद में छठे दिन एडम का निर्माण किया गया, एडम के लिए उसी की पसली से ईव का निर्माण किया गया,
और उसे कहा गया ये सारी 5 दिन की बनी सृष्टि जो है यह तुम्हारे उपभोग के लिए है। यह जो बाइबल की सीख है, यह सीख वास्तव में इस पूरे टुकड़ों में विचार करने की जो प्रवृत्ति है, प्रक्रिया है, आदत है, उसके पीछे दिखाई देती है। क्योंकि इसमें मैं कुछ अलग हूं और ये सारी सृष्टि यानी केवल यह सृष्टि के जो जीव अजीव तत्व हैं इतने ही नहीं, तो जो अन्य मानव हैं वे भी मेरे उपभोग के लिए हैं। उनका भी मैं जितना शोषण कर सकता हूं, एक्सप्लॉइट उनको कर सकता हूं, करने का मुझे अधिकार है। यह भावना चली है बाइबल से। आगे हम देखते हैं कि यूरोपियन जो फिलोसोफर्स रहे, इन फिलोसोफर्स ने बाइबल की कई मान्यताओं को नकारा, लेकिन इस उपभोग वाली मान्यता जो है, यह जो इंडिविजुअलाइजेशन का विषय है, मेरा अपना, मेरा स्वार्थ सबसे ऊपर, और इसलिए मुझे बलवान बनना चाहिए, ये जीवन संघर्ष है। क्योंकि दूसरे भी अपने लिए पूरी सृष्टि का उपयोग करना चाहेंगे और फिर मेरे अधिकार छिन जाएंगे, अधिकारों के लिए संघर्ष। इस प्रकार से फिलोसोफर्स ने भी इस बाइबल की जो सोच है उसका समर्थन किया है। उसके बाद में और तीसरा जो तबका है, जो अभारतीय तबका है, यह साइंटिस्ट लोगों का है। साइंटिस्ट लोगों ने भी इसी प्रकार से विचार किया है, कर रहे हैं। वहां तो और एक कदम आगे जाकर उनका कहना है कि ये सारी सृष्टि जो है ये जड़ पदार्थ से बनी है। जीव तो इसकी विकास की प्रक्रिया में, अब ये तो हम सबके सोचने की और इन साइंटिस्टों ने भी सोचने की बात है कि जड़ पदार्थों में विकास कैसे होता है भाई। जड़ पदार्थ तो विकासशील नहीं होते, वो तो जड़ होते हैं। वो आज जैसे पड़े हैं, जैसे मेरे सामने टेबल पड़ा है, तो जब तक इसे दूसरा कोई हिलाता नहीं है ये ऐसे पड़ा पड़ा रहेगा, हजारों वर्षों तक पड़ा रहेगा। प्रकृति के कारण इसमें जो कुछ बिगाड़ होगा उतना होगा। तो जड़ पदार्थ तो अपने आप कुछ करते नहीं है, और जड़ से जीव निर्माण करने की आज तक इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। आज तक कोई भी जड़ से जीव निर्माण नहीं कर पाए। कुछ झूठे मिथ्या ऐसे प्रयोग इन्होंने किए हैं और उसके आधार पर यह मान रहे हैं, लेकिन यह प्रयोग बहुत ही तत्वहीन इस प्रकार के हैं। जैसे ग्लास ट्यूब एक्सपेरिमेंट पीछे मैंने बताया था। कहने का तात्पर्य है कि इस टुकड़ों में विचार करने की प्रक्रिया जो है यह प्रमुखता से यूरोप से आई हुई है। रेने देकार्ते करके जो फिलोसोफर हो गया, उसने इसकी विशद रूप से प्रस्तुति की कि किसी पदार्थ को जानना है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़े का अध्ययन करो। तो जब सारे टुकड़ों का अध्ययन कर लेंगे तो आप पूरे पदार्थ को जान जाएंगे। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि जड़ पदार्थों के लिए तो यह बिल्कुल ठीक है, यंत्रों के लिए तो यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां जीव आ जाता है, जहां मन बुद्धि अहंकार आ जाते हैं, वह लागू कैसे हो सकती है। ये हर मनुष्य का मन जो है उसको अलग से निकाल के आप अध्ययन करना, यह तो आज इनके लिए संभव नहीं है। ये मन को जानने के लिए इन्होंने जो औजार बनाए हैं, उपकरण बनाए हैं, ये सब तो भौतिक हैं और भौतिक की तो सीमा है। भगवत गीता कहती है कि जो भगवत है, जो भौतिक तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, उससे कहीं इंद्रियाणि पराण्या हूं, मनसस्तु परा बुद्धि, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और परमात्मा तत्व है वह तो उससे कहीं कहीं परे है। लेकिन टुकड़ों में विचार करने वाले ये लोग यही विचार करते हैं बस टुकड़ों का अध्ययन कर लेंगे। तो इसके लिए फिर भौतिक उपकरणों का उपयोग करते हुए मनुष्य के मन को समझने का भी प्रयास किया जा रहा है।
हालांकि एक बात भगवान की कृपा से कुछ अच्छी भी साइंस जगत में हो रही दिखाई दे रही है। विशेष रूप से भौतिक विज्ञान और उसका भी जो शुद्ध विज्ञान जो है, प्योर साइंसेस का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ठहराव आ गया है। यह 1980 के दशक से यह ठहराव ध्यान में आने लग गया साइंटिस्टों के, और इसलिए एक और तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट लोगों का तबका यह अप्लाइड साइंस के क्षेत्र में काम करने लग गया। और इसके लिए हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज गति से भाग रही है, दौड़ रही है, अनिष्ट गति समाज जीवन को दे रही है कि समाज को जीना दुभर हो गया है। तो दूसरी ओर साइंटिस्टों का एक छोटा तबका पंच महाभौतिक से आगे बढ़कर मन को समझने का प्रयास कर, इस पूरे सृष्टि के अस्तित्व को समग्रता में समझने का प्रयास कर रहा है। 1980 के दशक में बोम और बेल जैसे साइंटिस्ट यूरोप में पैदा हुए, जिन्होंने अपनी जो अवधारणाएं रखी सामने, जो परिकल्पनाएं सामने रखी, वह स्पष्ट रूप से समग्रता की ओर संकेत करती हैं। इनके अनुसार द होल यूनिवर्स इज वेरी क्लोजली इंटरकनेक्टेड। पूरा विश्व जो है, पूरी सृष्टि जो है, यह एक दूसरे से बहुत निकटता से संबंध रखती है, जुड़ी हुई है। इसका अर्थ ऐसा है कि एक कण यदि हम यहाँ भारत में हिलाएंगे तो सारी सृष्टि हिलेगी। अब यह कण कितना हिलाया जाता है इसके ऊपर यह तय होगा कि सारी सृष्टि कितनी हिलेगी। लेकिन यह अब साइंटिस्टों का एक तबका मानने लग गया है कि सारी सृष्टि जो है यह एक है। इसका कुछ एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया था, जिसे ट्विन फोटोन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें प्रकाश की गति से कुछ प्रकाश सेकंड इतने अंतर पर रखे हुए दो जुड़वा फोटोन, इसमें से एक फोटोन को जब झंकारित किया गया तो ऐसा ध्यान में आया कि 2-3 सेकंड की प्रकाश अंतर पर रहने वाला दूसरा जो फोटोन है उसमें तत्काल इंस्टेंटेनियसली इस प्रकार से वहां उसकी प्रतिक्रिया उसमें दिखाई दी। तब से साइंटिस्ट लोगों का यह तबका विचार करने लग गया है कि सारी सृष्टि यदि जुड़ी हुई नहीं होगी तो ये संवेदना जो इस जुड़वा फोटोन की, एक फोटोन की दूसरे फोटोन तक जा रही है, उसका संवेदना का माध्यम तो कुछ होगा। और उससे वो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह माध्यम जो है पर्याप्त संवेदनशील है, पर्याप्त प्रभावी है। और इस दृष्टि से यह वर्तमान साइंस का जो जगत है उसका एक छोटा तबका क्यों ना हो, समग्रता की ओर देखने के लिए तैयार हो गया है, बाध्य हो गया है और प्रयास कर रहा है। भारत में यह समग्रता का विषय अनादिकाल से, कहिए प्राचीनतम काल से, यह जीवन का अनिवार्य ऐसा हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ तो कहा गया है, त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। यानी जब समाज के हित का विषय आता है तो समाज का जो अंग है, जिसे हम कुटुंब कहते हैं, कुल कहते हैं, उस कुल के हित में, उस कुल का जो सदस्य है व्यक्ति, उसने कुल के हित में त्याग करना चाहिए। क्योंकि उस कुल का और उसका एक दूसरे का जो संबंध है यह अंगांगी संबंध है। इस अंगांगी संबंध को थोड़ा विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे। अंग और अंगी, अंग शब्द तो हमारा हमेशा का प्रयोग में लाने का शब्द है, जिसका हम उपयोग निरंतर सदैव करते रहते हैं। अंगी क्या होता है? अंगी शरीर को कहते हैं, और जो अंग होते हैं यह उस शरीर के जो अवयव होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनको अंग कहते हैं। जैसे मानव शरीर है तो हाथ क्या है? तो हाथ उसके अंग हैं, और उंगलियां क्या है? वो हाथ के अंग हैं। यानी इस शरीर के अंग हाथ है
और उंगलियां जो हैं ये उपांग हैं। तो इस प्रकार से शरीर में अंगी, अंग और उपांग ऐसे 3 प्रकार के घटक होते हैं, हिस्से होते हैं। शरीर में सारे अंग उपांग मिलकर शरीर बनता है और इनमें अंगांगी संबंध का अनुशासन यह होता है कि कोई भी अंग या उपांग दूसरे किसी भी अंग या उपांग या अंगी के विरोध में कुछ न करे, अंगी के हित में, अन्य अंग उपांगों के हित में ऐसा ही कुछ व्यवहार करे। इसे कहते हैं अंगांगी संबंध का अनुशासन। जब हम यह जानते हैं, यह समझ सकते हैं कि शरीर में यह प्रक्रिया कैसे चलती है, तो इसी प्रक्रिया को हम पूरे विश्व में चलने वाली अंगांगी संबंध की प्रक्रिया को समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। अब जैसे शरीर में एक का विचार हम करते हैं, मान लो चलते चलते ठोकर लग जाती है, तो क्या क्या होता है? ध्यान में ऐसे आता है कि ठोकर लगती है तो तुरंत जिस पैर को ठोकर लगी है उसका दूसरा पैर जो है वो तुरंत आगे बढ़कर शरीर को गिरने से रोकने का प्रयास करता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। हाथ होते हैं वो तुरंत आगे आते हैं कि मान लो गिर पड़े तो सिर को चोट ना आए, दिमाग को चोट ना आए, चेहरे को चोट ना आए, इसलिए हाथ तुरंत आगे आ जाते हैं। अनायास ही आंखों में से 2 आंसू निकल आते हैं। ये सब अपने आप होने वाली प्रक्रिया होती है। चेहरे से आह करके आह निकल आती है। ये सब बातें जो हैं ये सिद्ध करती हैं ये जो अंग है शरीर के, ये सब दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इनका अंगांगी संबंध क्या है, इसे हम इस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस अंग के बारे में और इस अंग के बाहर, इस शरीर के बाहर जो भी प्रणालियां काम करती हैं, इनमें 2 प्रकार की प्रणालियां काम करती हैं। एक प्रकार की प्रणालियां हैं वह तो प्राकृतिक हैं, जो शरीर के बाहर भी काम करती है और शरीर के अंदर भी काम करती है। और दूसरी प्रणालियां हैं वह मानव निर्मित प्रणालियां हैं। जो प्राकृतिक प्रणालियां हैं यह तो प्रकृति के नियम के अनुसार, सृष्टि के नियमों के अनुसार, यह उनका जो प्रयोजन है, उनका जो धर्म है, उनके अनुसार ये चलती रहती हैं। इसका सबसे ऊंचा जो जिसे हम अंगी कह सकते हैं, वह अंगी जो है यह है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। यह आकाश गंगाएं जो हैं यह इस ब्रह्मांड के अंग हैं। इन आकाश गंगाओं में कई सूर्यमालाएं होती हैं। तो जो सूर्यमालाएं जो हैं यह आकाश गंगा के अंग हैं और ब्रह्मांड के उपांग हैं। इस सूर्यमाला में एक पृथ्वी नाम का एक ग्रह है। तो पृथ्वी जो है यह सूर्यमाला का एक उपांग है या अंग है। यहां तक, पृथ्वी तक तो यह सब जो प्रणालियां हैं, ब्रह्मांड है, आकाश गंगा है, सौरमाला है और पृथ्वी है, यहां तक तो सारी प्रणालियां जो हैं ये प्राकृतिक हैं। मानव की क्षमता के अनुसार आज यह क्षमता टेक्नोलॉजी के कारण जो बढ़ी है, उसके कारण कुछ मात्रा में मानव पृथ्वी के स्तर पर प्राकृतिक जो नियम है, जो विभिन्न पदार्थों के धर्म है, सृष्टि के धर्म है, उनके विपरीत कुछ करने में अपनी शक्ति, अपना दिमाग लगा रहा है। अपने स्वार्थ के लिए उनका अधिक से अधिक किस प्रकार से शोषण किया जा सके, इसका प्रयोग कर रहा है। लेकिन मानव की क्षमताओं की मर्यादाओं के कारण अभी भी वह पृथ्वी से बाहर अन्य जो सृष्टि के प्राकृतिक ऐसे तत्व हैं उनको बाधा पहुंचाने में सक्षम नहीं है। यह तो भगवान की कृपा है कि अभी तक मनुष्य की बुद्धि उतनी तीव्र नहीं बनी है, ऐसी टेक्नोलॉजी का उसने विकास नहीं किया है कि जो अन्य ग्रहों को, सूर्यमाला को भी प्रदूषित कर सके।
प्रयास तो मनुष्य के चल ही रहे हैं, मंगल पर जाने के प्रयास चल रहे हैं और कहाँ कहाँ जाने के। तो इसके बाद में जो प्रणाली आती है वो पृथ्वी से मानव जाति की प्रणाली आती है, जिसे हम विश्व कह सकते हैं, वैश्विक मानव जाति यह आती है। यहां से मानव निर्मित ऐसी प्रणालियां शुरू होती हैं। तो इस वैश्विक मानव जाति में फिर राष्ट्र होते हैं, राष्ट्र का अपना समाज होता है। इस समाज में फिर विविध प्रकार के ग्राम होते हैं, गांव होते हैं, उनमें गांव में फिर कुटुंब होते हैं और कुटुंब में व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से वैश्विक मानव समाज से लेकर व्यक्ति तक ये जो बीच की जितनी भी प्रणालियां हैं, यह सब मानव निर्मित प्रणालियां हैं। प्रकृति ने तो केवल इसमें मनुष्य को बुद्धि दी है कि मनुष्य इस बुद्धि का उपयोग करके इन वैश्विक मानव जाति से लेकर व्यक्ति तक के अंगांगी संबंध को समझे, इस अंगांगी संबंध के अनुशासन का उपयोग करते हुए जीवन व्यतीत करे तो सुखदायी होगा। लेकिन मनुष्य जिस प्रकार से हमने प्रस्तावना में देखा, यह जो अभारतीय जीवन हम जी रहे हैं, इसमें तो हम बराबर इसके विपरीत ही किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में टुकड़ों में हम विचार कर रहे हैं और समग्रता का विचार, समग्रता के सबके सर्वे भवन्तु सुखिना के हित का विचार इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। तो इस दृष्टि से इस पूरे वैश्विक समाज जीवन से लेकर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन तक, यह सब बातें जो हैं यह मानव निर्मित हैं और इसमें मानव जैसा चाहता है वैसा करता है, कर रहा है। मानव में और विशेषता है वो यह है कि अन्य सब प्राणियों की जो जातियां हैं या जो प्राणियों के वर्ग हैं, ये सब यह कर्म करने को स्वतंत्र नहीं है। यह तो जो सृष्टि के नियम हैं उनके अनुसार ही चलते हैं। भूख लगेगी तब शेर निकलेगा भूख के शमन करने के लिए, वह भूख के लिए संचय करके नहीं रखेगा। ये तो मानव है जो अपनी जीवन की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए संचय कर लेता है। अब कितना संचय करता है इसका विवेक छोड़ देता है, क्योंकि समग्रता का विषय इससे छूट जाता है, स्वार्थ का विषय प्रबल हो जाता है। तो इस प्रकार से मानव निर्मित जो भी प्रणालियां हैं, इनमें मानव अपनी तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता रहता है और इनको बिगाड़ता है, बिगाड़ने के बाद सुधारने की दृष्टि से कुछ विचार भी करता है और यह टुकड़ों में विचार करने के कारण बहुत कुछ कर नहीं पा रहा। इसके आगे हम देखते हैं कि व्यक्ति से लेकर व्यक्ति के शरीर में जो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक प्रणालियां काम करती हैं, ये प्राकृतिक प्रणालियां भी इस पर मानव का सामान्यतः नियंत्रण नहीं है। जैसे इस मानव के शरीर में अंग हैं, अंग के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के अंदर फिर गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, ये सब जो है ये अपने अपने नियमों के हिसाब से चलते हैं। मानव ने इस मानव के शरीर के अंदर के जो घटक हैं, इनको अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इनको छेड़छाड़ करने के काफी प्रयास किए हैं। कुछ प्रयास तो इनमें मानव के लिए हितकारी ऐसे भी हैं, लेकिन कुछ प्रयास ऐसे भी हैं जो मानव का अहित कर रहे हैं, जो मनुष्य के जीन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कोशिकाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और मानव जाति को हानिकारक ऐसे कई तत्व उसमें से निर्माण हो रहे हैं। अब उसके बारे में थोड़ा और आगे जाकर हम विचार करेंगे। अभी यहाँ मैं इतना ही कहूँगा, ये जो मानव की जो कर्म योनि है, यह कर्म योनि होने के कारण यह कर्म करने को स्वतंत्र होता है। इसे यदि अंगांगी संबंध की शिक्षा नहीं दी जाती, इसे यदि सर्वे भवन्तु सुखिना की शिक्षा नहीं दी जाती, इसे यदि मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखने की शिक्षा नहीं दी जाती, तो यह अपने लिए विनाशकारी ऐसे संकटों को खुद ही निमंत्रण देता है। और आज इसके लिए हम देखते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक और मानव निर्मित ऐसी दोनों समस्याएं हैं, यह मानव ने
अपने आप को इस प्रकार के जीवन में ढाला है कि जिससे वह इन समस्याओं को निमंत्रण दे रहा है। इसके निराकरण की दृष्टि से हम थोड़ा आगे विचार करेंगे। उससे पहले मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा कि वह भीष्म इंडिक के बारे में जो बताती है हमेशा वो बताएं। स्वाति जी। जी सर। नमस्कार। जीवन का भारतीय प्रतिमान ये व्याख्यानमाला जिस पर आधारित है वो दिलीप केळकर सर द्वारा लिखित 2 ग्रंथों में हमने जीवन का भारतीय प्रतिमान प्रकाशित किया है, जिसकी छूट हमने 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। 799 रुपए में ये 2 ग्रंथ आपको उपलब्ध किए जा रहे हैं। मैं बार बार यही इसलिए बता रही हूँ कि आप ये संदेश अपने स्नेहीजनों के तक पहुंचाइए। ये ग्रंथ हमारे घर में होने ही चाहिए, हमारे अगली धरोहर के लिए। हम भारतीय है, इसका मतलब क्या है, भारतीय क्यों है, हमारी विशेषता कौन सी है, भारतीय जीवन दृष्टि क्या है, ये सब इसमें बहुत अच्छी तरह से विस्तृतता से बताया गया है। व्याख्यानमाला तो हम सुनते हैं लेकिन सभी मुद्दे हमें याद नहीं रहते, इसलिए मैं आह्वान करती हूँ कि यह ग्रंथ आप जरूर लीजिएगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। कुल पृष्ठ इसके 200 है और ये हमने मात्र 250 रुपए में उपलब्ध किया है। हमारा विचार है कि ये आप उपहार के रूप में भी दे सकते हैं। सुदृढ़ कुटुंब से वसुधैव कुटुंब तक पहुंचाने वाला और भारतीय कुटुंब संस्कार हमें अच्छी तरह से बताने वाला यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आह्वान करती हूँ 9503864401 ये भीष्म प्रकाशन का नंबर है। अगर आप जीवन का भारतीय प्रतिमान 2 प्रत और कुटुंब सुदृढ़ीकरण एक साथ लेते हैं तो मात्र 1000 रुपए में ये हम उपलब्ध कर रहे हैं। मैं आपसे आह्वान करती हूँ कि आप जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। विषय को आगे लेकर चलते हैं। तो भारत में इस अंगांगी संबंध का विचार बहुत प्राचीन काल से चलता आ रहा है। हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति भी समग्रता से विशेषता की ओर इस प्रकार की है। पहले समग्रता क्या है उसे समझो। देखिए, अब जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक विधियां होती हैं, यज्ञ होते हैं, उसमें एक संकल्प का एक हिस्सा होता है। उसकी शुरुआत होती है तो किस प्रकार से यह ब्रह्मांड कैसे है, ब्रह्मांड से सूर्यमाला का संबंध कैसे, सूर्यमाला से पृथ्वी का संबंध कैसे, पृथ्वी में जो अलग अलग प्रकार के हिस्से हैं उसमें भरत खंड कहाँ है, भरत खंड में हम जहाँ रहते हैं वो जनपद कहाँ है। इस प्रकार से समग्रता से लेकर तो स्थानिकता तक यह बताया जाता है। इसी प्रकार से किस प्रकार से यह मनुष्य जीव जो है यह भी किस प्रकार से परमात्मा तत्व से आया है, इन बातों को हर बार दोहराया जाता है। यह समग्रता से विशेषत्व की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। ओम तत्सत अद्य ब्रह्मणो, इस प्रकार से इसकी शुरुआत होती है। तो ब्रह्मांड से शुरू हो जाती है, ब्रह्म से शुरू हो जाती है और फिर अपने स्थानिक तक ले आती है कि इस जनपद में, इस विस्तार में, इस गली में, इस स्थान पर, इस प्रकार से इस स्थानिक को पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ने का प्रयास, यह हमारी लगभग हर धार्मिक विधि में तो होता ही है। दुर्भाग्य से धार्मिक विधियां कर्म कांड रह गई हैं। उनमें यह जो अंगांगी संबंध है, जो समग्रता की समझ है, वह देने का प्रयास होना चाहिए, वह नहीं हो रहा।
तो इन कर्मकांडों का विचार कभी अलग से किसी सत्र में हम करेंगे कि किस प्रकार से इनका सही उपयोग यदि किया जाए तो मानव समाज की मानसिकता को अभी भी सुधारा जा सकता है, योग्य दिशा दी जा सकती है। कहने का तात्पर्य है, यह जो अनादिकाल से, प्राचीनतम काल से भारत में समग्रता का विचार होता रहा है, इसको और थोड़ा सा समझने की दृष्टि से हम तीन जो बातें हैं, तीन जो शब्द हैं, इनका थोड़ा सा एक दूसरे से संबंध देखेंगे। इसमें एक शब्द है साइंस। ये तो हम सब जानते हैं, हम में से बहुत से लोग तो अपने विद्यालयीन जीवन में, विद्यालयीन पढ़ाई में हमने साइंस के बारे में जाना समझा है। हम सब जानते हैं कि यह पंच महाभूतों से संबंधित जो ज्ञान है, जानकारी है, उसके जो नियम है, इन्हें समझना यह साइंस है। इससे आगे एक शब्द और आता है भारतीय परंपरा में, उसे विज्ञान कहते हैं। गलती से आज हम साइंस को ही विज्ञान कहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग जो हैं, इन्होंने साइंस को विज्ञान बनने नहीं दिया। अभी मैंने जैसे बताया कि 1980 के दशक के बाद में धीरे धीरे ये जो साइंटिस्ट हैं, ये विज्ञान की दिशा में, मन बुद्धि की दिशा में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यह बहुत छोटा तबका ऐसा है कि जो इस प्रकार से विज्ञान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अन्यथा तो बाकी सब जो आज प्रभावी है, ऐसा सब साइंटिस्टों का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वह तो आज भी इसको टुकड़ों में विचार करने का विषय ही समझता है। इस दृष्टि से हमारे यहाँ विज्ञान को समझना यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवत गीता का 7वां अध्याय ही ज्ञान विज्ञान योग है, और उसके आधार पर यदि हम कहें विज्ञान क्या है, तो वह अष्टधा प्रकृति का जो ज्ञान है, उसकी जो जानकारी है, उसे विज्ञान कहते हैं। उसके माध्यम से परमात्मा तत्व को समझा जा सकता है। परमात्मा के विभिन्न रूप हैं, किस प्रकार से इस परमात्मा की शक्ति है, इसको समझा जा सकता है। किस प्रकार से इस परमात्मा के पास बुद्धि है, इसे समझा जा सकता है। इनकी जो संवेदनशीलताएं, इन सृष्टि के घटकों की, इनको जानकर इस परमात्मा की संवेदनशीलता को समझा जा सकता है। इस प्रकार से परमात्मा को समझने का यह जो अष्टधा प्रकृति के माध्यम से समझने का जो साधन है, उसे विज्ञान कहते हैं। अभी अष्टधा प्रकृति में जो 5 भौतिक तत्व हैं, पंच महाभूत, उनसे आगे मन बुद्धि अहंकार जब उसमें जुड़ जाते हैं, इनका ज्ञान, ये जब उसके साथ, साइंस के साथ में जुड़ जाता है, तब उसे विज्ञान कहा जाता है। इस दृष्टि से हम यदि कहेंगे तो विज्ञान यह अंगी है और साइंस उसका अंग है। इसे हमें ठीक से समझना होगा। और इस दृष्टि से जब विज्ञान की हम बात करते हैं, तब साइंस का कोई भी तत्व उसके विरोध में नहीं हो सकता। और सामान्यतः यह नियम आज भी साइंस के लोग भी इसका पालन तो करते ही हैं, लेकिन वह मन बुद्धि अहंकार को जानते नहीं हैं, इसके लिए उनके नियमों को भी नहीं जानते हैं। इस कारण मन को बिगाड़ने वाले ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे तत्वों का निर्माण टेक्नोलॉजी में नहीं होना चाहिए, इसका विचार ही नहीं है साइंटिस्टों के पास। मन बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले, अहंकार निर्माण करने वाले ऐसे पदार्थ निर्माण नहीं करने चाहिए। यह जो विवेक है, यह आज के साइंटिस्टों के पास दिखाई नहीं देता। इस दृष्टि से विज्ञान की दिशा में जो साइंटिस्ट लोग, बहुत छोटा तबका आगे बढ़ रहा है, उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना, और पूरा साइंस का जो क्षेत्र है, यह विज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने लगे। विज्ञान की, यानी जो अभी साइंस की एक ठहराव की स्थिति निर्माण हुई है, प्योर साइंसेस की, उसे भी यदि आगे बढ़ाना है, साइंटिस्ट लोग यदि उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्योर साइंसेस के ऊपर आगे काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी यदि वो विज्ञान का अध्ययन करने लग जाते हैं, तो प्योर साइंसेस के, यानी शुद्ध विज्ञान की दिशा में बहुत आगे बढ़ने की दृष्टि से एक अथाह ऐसा क्षेत्र उनके आगे खुल जाएगा। तो इस दृष्टि से जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से आगे बढ़ाना, यह इस समग्रता की दिशा में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण पहलू होगा। इसे हमें समझना होगा। जो हम ऐसे साइंटिस्ट है, साइंस के क्षेत्र में काम करते हैं, करने वाले हैं,
इन्हें तो इसे बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि यह साइंस से लेकर विज्ञान की ओर दिशा में, विज्ञान की दिशा में ले जाना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे और हम देखते हैं, ये जो सृष्टि है यह परमात्मा तत्व की बनी हुई है। परमात्मा ने अपने में से ही इसे निर्माण किया है। इस परमात्मा को जानने का जो शास्त्र है उसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। जानकारी का संबंध विज्ञान और साइंस से है, इसे हम समझें। इसीलिए समाज विज्ञान, समाज विज्ञान का अर्थ क्या है? तो समाज के जो अलग अलग प्रकार के नियम है, इस प्रकार का ये होगा तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया उसकी आएगी। समाज में इस प्रकार की रचनाएं हो सकती हैं, इस प्रकार का विचार तो समाज विज्ञान में होता है। अध्यात्म विज्ञान में भी परमात्मा क्या है, उसके स्वरूप को समझना, यह अध्यात्म विज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन भारत में तो विज्ञान, साइंस और शास्त्र, इन तीनों का बहुत गहराई से और सूक्ष्मता से विचार किया गया है। अब शास्त्र और विज्ञान में अंतर क्या है? शास्त्र और साइंस में क्या अंतर है? साइंस और विज्ञान में तो हमने देखा कि साइंस यह विज्ञान का एक अंग है, छोटा अंग है। अब यह विज्ञान जो है यह शास्त्र से संबंध रखता है। विज्ञान यह जानकारी है, यह प्रकृति के नियम है, यह विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों के जो धर्म हैं उनके नियमों को जानना ही विज्ञान है। फिर मनुष्य को जानना यह ह्यूमैनिटीज है। फिर समाज को जानना यह समाज विज्ञान है। मनुष्य के शरीर को जानना यह शरीर विज्ञान है। लेकिन ये शास्त्र तक कब बनते हैं? तो शरीर रचना विज्ञान अलग बात है और शरीर रचना शास्त्र अलग बात है। अब ये शरीर की जो रचना है, इसे एनाटॉमी कहा जाता है, ये शरीर विज्ञान है, शरीर का साइंस है। यह तो शरीर किस प्रकार से काम करता है इसकी जानकारी देता है। यह शरीर किस प्रकार से बिगड़ सकता है इसकी जानकारी देता है। क्या क्या इसमें जो अलग अलग प्रणालियां हैं इनकी जानकारी देता है। लेकिन शास्त्र जो होता है, ये शास्त्र विज्ञान के इन नियमों का, धर्म के इन नियमों का किस प्रकार से उपयोग करने से व्यक्ति का अपना भी हित साध्य होता है, समाज का हित भी साध्य होता है और सृष्टि के भी लिए लाभकारी होता है। इस प्रकार से चराचर के हित की दृष्टि से जब विज्ञान के नियमों को, जब धर्म के नियमों को, साइंस के नियमों को ढाला जाता है, इसको उस प्रकार से एक अनुशासन में बांधा जाता है, तब उसे शास्त्र कहते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान और अध्यात्म शास्त्र में अंतर यह है, अध्यात्म विज्ञान को तो परमात्मा के स्वरूप का विवरण करके रुक जाता है, परमात्मा के विभिन्न जो गुण लक्षण है उनका वर्णन करके रुक जाता है। अध्यात्म शास्त्र जो है यह परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, परमात्मा को जानना तो उसका पहला चरण है, लेकिन केवल परमात्मा को जानने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इस दृष्टि से परमात्मा पद प्राप्ति का जो तरीका है, वह तरीका जो बताता है वह अध्यात्म शास्त्र है और अध्यात्म विज्ञान उसका एक अंग है। इस प्रकार से अध्यात्म विज्ञान जो है यह अध्यात्म शास्त्र का अंग ही है। जो विज्ञान है, समाज विज्ञान है, यह अध्यात्म विज्ञान का एक अंग है और अध्यात्म शास्त्र का जो है इसके यह सभी अंग उपांग हैं। अध्यात्म विज्ञान उसका अंग है। जो विज्ञान से जुड़े हुए सभी घटक हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, इन सब के संबंध में आने वाले, इन संबंधों को वर्णित करने वाले जितने भी सृष्टि के विषय हैं, व्यवस्थाएं हैं, यह सब अध्यात्म शास्त्र के अंग उपांग हैं। इस प्रकार से समग्रता को यदि हमें समझना है तो मोटा मोटा अध्यात्म क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है। और हमारे पूर्वजों ने इसको बहुत सरल ढंग से, बहुत सहजता से सामान्य मनुष्य भी इसको समझ सके, इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन की प्रस्तुति की है, जिसे हमने कुटुंब जीवन के रूप में, कुटुंब भावना के रूप में समझा है। कुटुंब भावना ही वास्तव में आध्यात्मिकता का लक्षण है।
दूसरे व्यक्ति में परमात्मा तत्व को समझना, जानना और इस प्रकार से उससे व्यवहार करना, यही तो कुटुंब भावना है। यह मेरा है, यह आत्म तत्व है, मैं भी आत्म तत्व हूँ। इसके लिए हमारा एक आत्मीयता का, एक एकात्मता का नाता है। इसे समझना ही तो अध्यात्म है। और इस अध्यात्म की बहुत सरल अभिव्यक्ति जो है यह कुटुंब भावना से होती है। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने इस कुटुंब भावना को हमारे सामने एक आध्यात्मिक, जो सामान्यतः जो मैंने अभी तक बताया था अध्यात्म के बारे में कि विज्ञान का वह अंगी है और पूरे विश्व को, अब ये तो बहुत कठिन विषय हो जाता है। लेकिन हमारे पूर्वजों की विशेषता यह रही है वो कठिन से कठिन विषयों को बहुत सरलता से, बहुत सहजता से सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में उतार सके, इस प्रकार से उसकी प्रस्तुति करते रहे। और इस दृष्टि से कुटुंब भावना से ओतप्रोत सारी सृष्टि के बारे में भावना जब निर्माण हो जाती है तो अध्यात्म शास्त्र यह समाज जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अपने आप उतर आता है। तो इस समग्रता को, अध्यात्म शास्त्र को समझने की दृष्टि से फिर ये जो कुटुंब भावना है यह ओतप्रोत होना, यह अध्यात्म शास्त्र का हिस्सा बनता है, अनिवार्य ऐसा पहलू बनता है। इस कुटुंब भावना, इस अपनत्व की भावना, इस एकात्मता की भावना, इस आत्मीयता की भावना का विचार हमेशा हर विषय के अध्ययन अनुसंधान में, हर विषय के उपयोग और उपयोजन में, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग की दृष्टि से इनका विचार होना यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह जब सब एक दूसरे से सुसंगत रहेंगे, अंगांगी संबंध के जो अनुशासन है उनका पालन करेंगे, तो हमारे ध्यान में आएगा कि मानव, यह जो प्राकृतिक और मानवकृत ऐसी सभी समस्याओं का निराकरण करने में सफल हो सकेगा। थोड़ा सा हम विचार करें कि किस प्रकार से यह पूरी अध्यात्म शास्त्र से लेकर जो अलग अलग विषयों के जो शास्त्र प्रस्तुत हुए हैं और आगे भी कुछ नई नई शाखाएं इनकी निर्माण होती जा रही हैं, इनका परस्पर संबंध कैसा है, यह संबंध जानकर, इनमें जो अंगांगी संबंध है इसे समझकर, इसके अनुशासन को समझकर किसी भी नई शाखा भी निर्माण होती है साइंस की कोई, तो उसका भी इस अंगांगी संबंध के आधार पर विकास होना यह मानव जाति के लिए, व्यक्ति के लिए, सृष्टि के लिए, सबके लिए हितकारी होगा। इस दृष्टि से इन अध्यात्म शास्त्र से लेकर विभिन्न शास्त्रों के संबंध को समझना उपयुक्त होगा। अध्यात्म शास्त्र का सीधा सीधा जो मानव के लिए समझने योग्य ऐसा जो शास्त्र है वह धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र यानी सृष्टि संचालन, सृष्टि के लय और सृष्टि निर्माण के जो नियम है वही धर्म है। तो इस प्रकार से सृष्टि के नियमों को जानना यह धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र के दो पहलू बनते हैं। पहला पहलू तो है इसके प्राकृतिक शास्त्र हैं और दूसरे हैं मानव धर्म शास्त्र। प्राकृतिक शास्त्र के अंदर तीन प्रकार के शास्त्र आते हैं। एक तो है भौगोलिक या भौतिक शास्त्र, भूगोल से जुड़ा हुआ, भौतिकता से जुड़ा हुआ, पंच महाभूतों से जुड़ा हुआ, यह जो भौतिक शास्त्र है यह इसका एक हिस्सा है प्राकृतिक शास्त्रों का। प्राकृतिक शास्त्रों के और दो हिस्से हैं, एक है वनस्पति शास्त्र और दूसरा है, यानी तीसरा है, वह है प्राणी शास्त्र। तो अलग 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 प्रकार के प्राणियों का अध्ययन प्राणी शास्त्र में आता है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों का अध्ययन, ज्ञान, उसका उपयोजन किस प्रकार से हो सकता है, इसका ज्ञान, इसकी समझ, यह वनस्पति ही शास्त्र में आता है। और भौतिक जो जड़ पदार्थ हैं इनको समझने का जो भौतिक शास्त्र है, इन तीनों शास्त्रों का प्राकृतिक शास्त्रों में समावेश होता है। दूसरी ओर दूसरा हिस्सा जो है वह है मानव धर्म शास्त्र। यानी धर्म शास्त्र के जो दो हिस्से हैं, एक तो है प्राकृतिक धर्म और दूसरा है मानव धर्म। अब मानव धर्म के फिर दो हिस्से प्रमुखता से बनते हैं, एक है समृद्धि शास्त्र और दूसरा है
सांस्कृतिक शास्त्र। जो समृद्धि शास्त्र हैं, इनका संबंध ये जो तीनों प्राकृतिक शास्त्र हैं, इन तीनों से संबंध आता है। क्योंकि कहा गया है जीवो जीवस्य जीवनम, तो समृद्धि तो आगे की बात है, पहले तो जीना है यदि, तो भी दूसरे जीव की हत्या किए बगैर हम जी नहीं सकते। फिर वो हत्या मनुष्य का मांस खाकर की गई हो, खाने के लिए की गई हो, या किसी पशु पक्षी प्राणी की हत्या उसका मांस खाने के लिए की गई हो, या किसी वनस्पति की हत्या की गई हो, दूसरे जीव को नष्ट किए बिना, उसकी हत्या किए बिना, उसका संहार किए बिना, हिंसा किए बिना यह संभव नहीं होता। यह तो प्रकृति का नियम है, प्राकृतिक नियम है, तो मनुष्य को तो उस प्रकार से जीना ही होता है। तो इस उपभोग को, यह इस समृद्धि शास्त्र का पहलू है, मनुष्य का उपभोग। और इस उपभोग के लिए उसे भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र, इन तीनों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसे यदि वह अंगांगी संबंध के विपरीत या अंगांगी संबंध को जाने बगैर इनका उपयोग करना चाहेगा, तो अपने स्वार्थ के लिए करेगा, और फिर वो मांसाहार भी करेगा, और उसे ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा मांसाहार करने से वह बड़े चेतन, जो अधिक स्तर है चेतना का, ऐसे घटकों को, प्राणियों को यह नष्ट कर रहा है और बहुत बड़े पाप का धनी हो रहा है। पाप की तो बहुत सरल परिभाषा तुलसीदास जी ने बताई, हमने सुनी है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो जिसे पीड़ा महसूस होती है, ऐसे प्राणी पक्षी पशु पक्षी है, उनकी हत्या होती है, तो पाप तो लगेगा, अधम गति को तो प्राप्त होगा ही मानव। लेकिन जब वनस्पति के आधार पर वह जीता है, तो वनस्पति का चेतना का स्तर कम होने से इसके पाप का जो स्तर होता है मनुष्य के, वह भी कम रहता है। और इस दृष्टि से इस अंगांगी संबंध को हम ठीक से समझेंगे। मानव धर्म शास्त्र में कर्म सिद्धांत आता है, ऋण सिद्धांत आता है, तो इनको समझना, यह मानव धर्म शास्त्र है, यह हमारे सांस्कृतिक शास्त्रों का हिस्सा है। लेकिन यह सांस्कृतिक शास्त्र और समृद्धि शास्त्र, यह जब दोनों साथ में चलते हैं, तब मानव जीवन जो है, समाज जीवन जो है, सृष्टि जीवन है, यह सुख शांति से भरपूर हो जाता है। और जब यह इनका परस्पर संबंध तोड़ देता है, समृद्धि की दृष्टि से विचार करने लग जाता है, संपन्न होने की दृष्टि से विचार करने लग जाता है, और उसके लिए जो प्राकृतिक शास्त्रों का बेतहाशा अंधाधुंध उपयोग करने लगता है, तब मानव अपने लिए संकटों को निमंत्रित करता है। इसीलिए हमारे यहाँ यह मान्यता है कि यह जो समग्रता को यदि हमें ठीक से समझना है, तो मानव की जो समृद्धि शास्त्रीय दृष्टि है, इस समृद्धि शास्त्रीय दृष्टि का नियामक, उसकी नियामक जो है, यह सांस्कृतिक दृष्टि होनी चाहिए। यह केवल प्राकृतिक दृष्टि से काम नहीं चलता। प्राकृतिक दृष्टि को सर्वे भवन्तु सुखिनः के अनुशासन में ढाला जाता है, तब उसे संस्कृति कहते हैं। इसलिए इस दृष्टि से सांस्कृतिक शास्त्रों के मार्गदर्शन में जब समृद्धि शास्त्र का विचार होता है, और जब उपभोग की दृष्टि से भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, इनका विचार होता है, तब मानव जीवन यह सुख शांति से भर जाता है। इसे हमें समझना होगा। और इस दृष्टि से हम आज किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, और किसी को लगेगा कि मैं तो किसी क्षेत्र में काम नहीं करती हूँ, मैं तो गृहिणी हूँ, तो क्षमा कीजिए, गृहिणी है आप, तो भी जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे क्षेत्रों को आप प्रभावित करती हैं। आप उन क्षेत्रों को अच्छा बनाने की दृष्टि से, श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से, मानव के हित की दृष्टि से उनका उपयोग कर सकती हैं। आप खाना बनाती हैं, तो खाना अपने घर के लोगों के लिए हितकारी कैसा हो, इस प्रकार का खाना बने, पौष्टिक बने, स्वादिष्ट बने। यह तो आपका जो पाक शास्त्र है, ये सिखाता ही है ना। अब यह पाक विज्ञान होगा या पाक साइंस या होम साइंस होगा, तो उसमें तो केवल इतना ही बताया जाएगा
कि खाना कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार का खाना कैसे बनाया जाता है। लेकिन किस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों के लिए, किस प्रकार के स्वभाव की दृष्टि से, किस प्रकार की भौतिक बनावट की के जो शरीर है, उनके लिए किस प्रकार का खाना बनाना होता है, यह समझना यह पाक शास्त्र है। इसे तो गृहिणियों को समझना ही होगा। और इसका संबंध फिर ये जो तीनों प्राकृतिक शास्त्र हैं, भौतिक शास्त्र है, वनस्पति शास्त्र है और जो प्राणी शास्त्र है, इन तीनों के संबंध का मोटा मोटा ज्ञान तो गृहिणी को भी होना अनिवार्य है। अब गृहिणी और भी कई सारे काम करती है घर में, तो उसे जो सांस्कृतिक शास्त्र है, इनकी समझ भी होना बहुत आवश्यक है। व्यवस्थापन शास्त्र यह सांस्कृतिक शास्त्र है और गृहिणी को तो व्यवस्थापन शास्त्र की बहुत एक्सपर्ट माना जाता है, क्योंकि उसके कारण तो घर चलता है। तो इस दृष्टि से गृहिणी को भी इन विभिन्न प्रकार के शास्त्रों की समझ यह अनिवार्य है। इनकी मोटी मोटी समझ तो सभी शास्त्रों की, हम में से कोई भी जो थोड़ी सी भी बुद्धि रखता है और उस बुद्धि का उपयोग करने की इच्छा रखता है, उसके लिए इस प्रकार के सभी शास्त्रों का मोटा मोटा अध्ययन यह बहुत आवश्यक है। वास्तव में आज टुकड़ों में विचार करने की हमारी आदत हो जाने के कारण हम यह मानने लगे कि मुझे क्या करना है, ये तो अभी गृहिणी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, ये तो माता प्रथमा गुरु के बारे में बताने वाले हैं, मेरा क्या संबंध है, मैं तो माता बनने वाला नहीं कभी, तो मेरे लिए तो यह विषय नहीं है। ऐसा नहीं है। तो माता की भूमिका क्या होती है, इसे समझना पुरुषों के लिए भी आवश्यक बात है कि पुरुषों ने भी उस माता का सहयोग करना है। उस माता को उसकी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सहायक की आवश्यकता होती है। और यह आवश्यकता यदि मनुष्य पुरुष पूर्ण न करे, तो माता भी प्रथम गुरु बनने में अक्षम हो जाती है, कम पड़ जाती है। तो इस दृष्टि से यह मेरे जीवन का अनिवार्य, मेरे अध्ययन का यह क्षेत्र नहीं है, ऐसा लगने पर भी इससे आगे आने वाले जितने भी विषय होंगे, यह सृष्टि से, समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न विषयों के बारे में हम, भारतीय दृष्टि क्या है, या अंगांगी संबंध क्या है, इसे जानने का प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए मेरा अभी जो भी जिस भी क्षेत्र में काम करने वाले ये जो श्रोता हैं हमारे, इन सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन यह है कि हम सब आगे आने वाले हमसे जुड़े हुए विषय नहीं है ऐसे लगने वाले विषयों के संदर्भ में भी, उन विषयों के संदर्भ में भारतीय दृष्टि क्या है, इसे समझने का प्रयास करें। तो उन सबके लिए अपने क्षेत्र में अधिक श्रेष्ठता से, अधिक सर्वे भवन्तु सुखिनः से सुसंगत काम करना संभव हो पाएगा। इस दृष्टि से आज हम इन अंगांगी संबंधों को समझने का हमने प्रयास किया है। अगले व्याख्यान में हम राष्ट्र की व्यवस्थाओं के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से चलने से ही राष्ट्र जीवन ठीक चलता है। व्यवस्थाएं बिगड़ जाने से राष्ट्र जीवन भी बिगड़ जाता है। और इसके लिए राष्ट्र की व्यवस्थाएं, इसके बारे में हम अगले व्याख्यान पुष्प में जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ अभी मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। किसी को कुछ जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद। स्वाति जी। धन्यवाद सर। जिन्हें कोई सवाल पूछना है कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। कुलदीपिका जी पूछना चाहती है भाग्यनगर से। ताई अनम्यूट करा आणि विचारा। कुलदीपिका केसकर अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। हा, आज जी व्यवस्था, आज तुम्ही तर खूपच सुंदर सांगितलं आहे, सगळं डोळ्यासमोरच चित्र उभं केलं तुम्ही, त्याच्याबद्दल धन्यवाद। आणि ही जी आता सृष्टी बदलत चाललेली आहे, म्हणजे आपण तर त्यागाकडून भोगाकडे चाललेलो आहे, तर त्याच्याऐवजी भोगाकडून आपण त्यागाकडे कसे येऊ, याच्याबद्दल जर थोडंसं आम्हाला सांगितलं तर बरं होईल। देखिए, ये अभी बहन जी ने जो प्रश्न पूछा है वो पहले हिंदी में बता दूं मैं।
उन्होंने पूछा है कि ये जो अंगांगी संबंध के बारे में मैंने बताया है, उसके साथ में मैं आज जो हम त्याग की ओर से भोग की दिशा में, उपभोक्ता की दिशा में, उपभोगवाद की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, उससे फिर से हम त्यागमय मार्ग की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, ऐसा उनका निवेदन है। वास्तव में हम जब समग्रता से विचार करके उपभोग का विचार करेंगे तो सहज ही यह त्यागमय उपभोग ही होगा, इसे हमें समझना होगा। ईशावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक कहता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यह पूरी सृष्टि जो है यह परमात्मा तत्व से भरी हुई है, ईश्वर से भरी हुई है, और इसके लिए इसका उपभोग करना है तो यह संयम से करो। तो संयम ही त्याग है, इसे हम समझें। यह संयम जो है यह उस अंगांगी संबंध का अनुशासन है। इस अनुशासन को ध्यान में रखकर हम जब उपभोग करते हैं तो त्यागमय उपभोग होता है। बगैर उपभोग के तो कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, खाना तो पड़ेगा ही, खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा। इसलिए खाना तो खाना ही है, लेकिन खाना कैसे खाना, कौन सा खाना, कितना खाना, किस प्रकार का खाना, मांसाहार करना नहीं करना, शाकाहार करना नहीं करना, कितना करना, यह सब जो बातें हैं, यह सब बातें, यह अंगांगी संबंध को हम समझेंगे ठीक से तो हम स्वाभाविक रूप से संयमित उपभोग की दिशा में बढ़ेंगे, और यही संयमित उपभोग ही वास्तव में त्याग का स्वरूप है। क्योंकि हम अपने आवश्यकताओं के परे जो है उसका हम त्याग करते चलेंगे। अपने आवश्यकताओं के परे कुछ हम उपभोग करते हैं तो उसे हम चोरी मानेंगे, उसे हम डकैती मानेंगे। डकैती उसे कहते हैं जब मजबूर कर दिया जाता है सामने वाले को, उससे कुछ लूट लेते हैं और वह मजबूर होता है, उसका विरोध करने में अक्षम होता है, तो उसे डकैती कहते हैं। तो चोरी डकैती कहलाता है यदि हम अपने आवश्यक उपभोग से अधिक उपभोग करते हैं। तो ऐसा उपभोग से बचना ही त्याग है, इसे हम समझें। और इसलिए हमारे पास जो उपभोग से अधिक है उसको देना, बांटना, दान करना, यह दान की परंपरा ही तो त्याग है, ये हमें समझना होगा। इसलिए इस अंगांगी संबंध को समझना यह इन सब बातों की जड़ में है। इसे हम एक शब्द समझ लेंगे तो बाकी सब विषय इससे जुड़े हुए हमें दिखाई देंगे। बहुत अच्छा आहे, छान, खूपच सुंदर सांगितलं, धन्यवाद सर. मला अजून एक विचारायचं होतं, मला प्रल्हाद जोशींचा नंबर मिळू शकेल का? तुम्हाला प्रसाद जोशींचा नंबर हवाय का? प्रल्हाद जोशींचा नाही, ते जिथं आसाम मध्ये काम करतात, पुण्याचे आहेत ते. नाही, ते त्यांचं नाव वेगळे. अच्छा अच्छा अच्छा. आहे ते सांगतो मी. दीपक जोशी आहेत, दीपक जोशी. अच्छा, दीपक जोशी आहेत का? तुम्ही नंतर मला फोन केला तर दीपक जोशी चालेल. नंबर देऊ शकतो. मग ओके ओके, धन्यवाद. अगले सवाल उमेश सिन्हा, आप पूछिए. नमस्कार सर. जी नमस्कार. आपने विज्ञान, साइंस, शास्त्र का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, समझ में आया. तो विज्ञान हिंदी शब्द है और साइंस इंग्लिश शब्द है. तो विज्ञान के पहले जो साइंस पंचभूत वाली जो शास्त्र हम जानते हैं, जो साइंस से संबंधित है, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में साइंस को भौतिक शास्त्र कहते हैं, और जो अष्टधा प्रकृति से जुड़ा हुआ है ज्ञान है उसे विज्ञान कहते हैं. पंच महाभूतों से यानी जड़ पदार्थों से संबंधित जो ज्ञान है, जानकारी है, वह साइंस है, या हिंदी में कहना है तो भौतिक शास्त्र है. भौतिक शास्त्र पंचभूत के बारे में बताते हैं, विज्ञान हमें पंचभूत के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार के विषय में बात करते हैं. जी यही तो भौतिक शास्त्र ही हम इसको साइंस के विषय में माने तो भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र ये
आई थिंक मिला हुआ रहेगा, और जैविक शास्त्र जब इसको जोड़ेंगे तो ये उसकी विशालता बढ़ेगी। तो भौतिक और रासायनिक शास्त्र को हम ही साइंस के विषय में हम माने, यही हम आपका कहना है ना? इसीलिए इसीलिए मैंने जो अभी वर्गीकरण बताया कि प्राकृतिक शास्त्रों में 3 प्रकार के शास्त्र प्रमुखता से आते हैं। एक है भौतिक शास्त्र जो जड़ पदार्थों से जुड़ा हुआ है, दूसरा है वनस्पति शास्त्र, ये वनस्पति शास्त्र, और तीसरा है प्राणी शास्त्र। वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र दोनों ही जीव शास्त्र हैं, लेकिन मानवेतर जीव शास्त्र हैं। ये मानव का विचार स्वतंत्रता से मानव धर्म शास्त्र में किया गया है, क्योंकि मानव योनि यह कर्म योनि है। इसके लिए इसका विचार अलग से करना आवश्यक है, अनिवार्य है। इस प्रकार से इसको हम समझेंगे तो मानव धर्म शास्त्र की समझ तो आवश्यक है। उपभोग के लिए इन तीनों शास्त्रों की समझ भी आवश्यक है। भौतिक शास्त्र का पता होना चाहिए, पानी पीना है तो किस प्रकार का पानी पीना, ये तो जड़ पदार्थ है, उसको किस प्रकार से पीना है, कितना पीना है, किस प्रकार का पानी पीना है, शुद्ध कैसे करना है, अशुद्ध कैसा होता है, इस सब को जानना है, भौतिक शास्त्र है। फिर उपभोग के लिए, खाना खाने के लिए शाकाहार का विषय आता है, अनिवार्यता में कदाचित मांसाहार का विषय भी आ सकता है। तो ये जो तीनों शास्त्र हैं ये प्राकृतिक शास्त्र हैं, क्योंकि इनमें जो तीनों हैं, यानी जीव है, वनस्पति है, प्राणी है, वनस्पति है और जड़ पदार्थ हैं, ये तो उनके जो प्राकृतिक नियम है उनके हिसाब से ही चलते हैं। जी। मानव ही एक मतलब ऐसी योनि है जो कर्म करने को स्वतंत्र होने से कुछ गलत भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं, और इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता मानव के लिए होती है। कुत्ते को कुत्ता बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मनुष्य को होती है। इसे हम समझेंगे तो फिर उसके आधार पर मानव को क्या क्या समझना चाहिए, सीखना चाहिए। गृहिणी होगी तो भी इन सब का मोटा मोटा ज्ञान तो उसे होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पर संस्कार करना है तो इन सब की मोटी मोटी समझ तो गृहिणी को भी होना आवश्यक है, गृहस्थ को भी होना आवश्यक है। तो किसी भी क्षेत्र में गृहस्थ काम करता होगा, नौकरी करता होगा, धंधा व्यापार करता होगा, फिर भी उसको इस समग्रता की मोटी मोटी समझ यह तो आवश्यक है। जी, इसी विषय को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो विज्ञान के साथ साथ वाइब्रेशन का या मंत्रों का या अपने इमोशंस का जब समावेश होता है तो वो भौतिक शास्त्र से और समग्रता में जाता है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि ये वाइब्रेशंस का रोल हमारे भारतीय जीवन में रहा है, जो मंत्रों से अपने जीवन को प्रभावित करना, ये एक बहुत बड़ा शास्त्र रहा है, जिसके विषय में हम लोग अब सोच भी रहे हैं और कार्य भी हो रहा है। तो इन वाइब्रेशंस का एक जीव से दूसरे जीव में समावेश होना, इस विषय में थोड़ा-सा आप हमें प्रकाश डालें। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। वास्तव में तो समय के अभाव में मैं इन सभी शास्त्रों का समुच्चय करके किस प्रकार से विचार किया जाता है, ऐसे भी कई शास्त्र हैं। जैसे वस्त्र निर्माण का विषय है तो मानव के सांस्कृतिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है, समृद्धि की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है, और प्रकृति में वनस्पति शास्त्र से भी जुड़ा है और भौतिक शास्त्र से भी जुड़ा है। ऐसा कई शास्त्रों का मिलकर प्रिय वस्त्र शास्त्र बनता है। इसी प्रकार से आपने जो मंत्र शास्त्र की बात की है, यह ऐसा एक साझा शास्त्र है कि जिसमें मानव का जो मन है, मानव का जो शरीर है, और केवल मानव का ही शरीर और मन नहीं, तो पूरी सृष्टि के जो अनगिनत अस्तित्व हैं, इन सबका विचार उस मंत्र में, और उस मंत्र के उच्चारण के कारण जो लहरें निर्माण होती हैं, जो तरंगें निर्माण होती हैं, उनका परिणाम प्रभाव क्या होगा, इसका विचार उसमें किया जाता है। तो यह जो सामान्य प्राकृतिक शास्त्र है उनसे और गहराई में जाने का शास्त्र मंत्र शास्त्र है। इसे हमें ठीक से समझना होगा कि इन सूक्ष्म तरंगों का
सृष्टि के अन्य जो घटक हैं, जो पशु पक्षी प्राणी हैं, उन पर क्या प्रभाव होता होगा, वनस्पतियों पर क्या प्रभाव होता होगा, जड़ पदार्थों पर भी प्रभाव तो करता ही है। लहरें आती हैं, तो जब समुद्र में लहरें आती हैं तो अपने साथ में कुछ रेत को और समुद्र में बहने वाले पदार्थों को भी बहा कर किनारे पर लेके आती है। तो जब लहरें आती हैं तो उसका परिणाम प्रभाव तो जड़ पदार्थों तक सब पर होता ही है। और इस दृष्टि से यह एक सूक्ष्म शास्त्र है और बहुत सारे शास्त्रों का विचार इस मंत्र शास्त्र में करना आवश्यक होता है। इसीलिए मंत्र शास्त्र यह एक बहुत कठिन, बहुत दुर्लभ ऐसी शाखा है। हर कोई व्यक्ति इस मंत्र शास्त्र का अध्ययन करने की क्षमता नहीं रखता। इस क्षमता जो रखते हैं, ऐसे पात्र व्यक्ति जब मंत्र शास्त्र का अध्ययन और उसके ऊपर चिंतन, उसको शास्त्र बनाने की दृष्टि से, जानना तो विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है, और उसका सर्वहित में उपयोग करना यह शास्त्र है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो अलग अलग प्रकार के गायत्री मंत्र का निर्माण किया, पवमान मंत्र का निर्माण किया, तो इन मंत्रों का निर्माण उन्होंने इस प्रकार से सूक्ष्मता से उसका प्रभाव परिणाम पूरी सृष्टि के इन अनगिनत अस्तित्वों के ऊपर क्या होता होगा, इसका अध्ययन ध्यानावस्था में जाकर फिर उन्होंने इस प्रकार के मंत्रों का निर्माण किया। तो मंत्र शास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को ध्यानावस्था प्राप्त करना यह एक बहुत महत्वपूर्ण अनिवार्य ऐसा पहलू है। दुर्भाग्य से आज हम ऐसा मानने लग गए कि बस मंत्र शास्त्र का पुस्तकों के आधार पर हम अध्ययन कर लेंगे। तो यह अध्ययन तो होगा, अधूरा होगा। इसको यदि समग्रता में, सूक्ष्मता से, सर्वहितकारिता की दृष्टि से अध्ययन करना है तो वह तो केवल अनुकरण के रूप में हम आज कर सकते हैं। जिन मंत्रों को सिद्ध करके हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने रखा है, उन मंत्रों का उपयोग तो हम कर सकते हैं। उन मंत्रों का के पीछे के शास्त्र को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ नए मंत्र को निर्माण करना, यह तो जिसने ध्यानावस्था प्राप्त की है उसके ही बस की बात है। इसे भी हमें समझना होगा, और यदि ऐसी ध्यानावस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसे प्राप्त करने के प्रयास करना। इस दृष्टि से हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जी जी, इसका मतलब कि ध्यानावस्था में प्राप्त किया हुआ जो मंत्र उच्चारण है, ये पूर्व काल में जो बनाए गए, जो हमारे वेदों पुराणों में अंकित हैं, उसके बाद से फिर इस आधुनिक काल में इसका निर्माण नहीं हो सका। इसका पूरा कारण यही है कि हम विज्ञान को नहीं समझे हैं और उसको समग्रता से नहीं जाने वजह से इसी का विस्तार नहीं कर पाए। बहुत अच्छा आपने समझाया। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि श्रुतियां और स्मृतियां, जो स्मृतियां तो रही लेकिन श्रुति नहीं आ पाई, क्योंकि वो उस स्थिति में मनुष्य पहुंचा ही नहीं। तो हम ये देखते हैं कि जितना आगे पूर्व काल में जितना हमारा मनुष्य उत्थान जिसका हो चुका था, हम उतने उत्थान तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। कहने को हम अपने को आधुनिक कितना भी माने, लेकिन हमारे पूर्वज अत्यधिक आधुनिक रहे होंगे, जो श्रुतियों से वो उन्होंने मंत्रों का निर्माण किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें एक बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो श्रुति है, यानी जो वेद हैं, यह एकमात्र साहित्य, भारतीय साहित्य ऐसा है जिसमें अंग्रेज कोई प्रक्षेप नहीं कर पाए, अपनी तरफ से उसमें कुछ बिगाड़ नहीं कर पाए। उसका कारण हमारे यहाँ की जो पाठ परंपरा रही है वेद ज्ञान की, वेद के ऋचाओं की, वो ऐसी रही है कि उसमें कोई संभावना नहीं है प्रक्षेप करने की, उसमें कुछ बिगाड़ करने की, मिलावट करने की। लेकिन अन्य सभी, यानी स्मृतियां तो ऐसी, कई स्मृतियां ऐसी ध्यान में आती हैं कि जो मानव धर्म को बढ़ाने के लिए, मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए लिखी गई है, या मानव जाति को तोड़ने के लिए लिखी गई, ऐसे कई सूत्र उसमें दिखाई देते हैं। अब यह तो स्पष्टता से प्रक्षेपित ऐसे सूत्र हैं उनमें। लेकिन आज हम
श्रुति स्मृति पुराणोक्त करके, हिंदू धर्म क्या है तो श्रुति स्मृति पुराणोक्त, श्रुति और स्मृति और पुराण जो कहते हैं उसके आधार पर। अब इसे हमें ठीक से समझना होगा, बदलना होगा कि स्मृति तो हमें काल के अनुरूप फिर से लिखनी होगी, काल के अनुरूप, काल के लिए आवश्यक इस प्रकार के विस्तार के साथ में लिखनी होगी। उद्योग जगत का धर्म क्या है इसका विचार अब अनिवार्य होगा। अभी तक की किसी मनुस्मृति में या इसमें उद्योग जगत का बारीकी से, सूक्ष्मता से प्रस्तुतिकरण नहीं हुआ है, वो करना होगा। अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं, भाषा का क्षेत्र है, इतिहास का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों के लिए धर्म क्या है, इसे समझकर, इसे जानकर उस क्षेत्र के लोगों के लिए धर्मशास्त्र के पहलुओं की प्रस्तुति करनी होगी। इस दृष्टि से आज फिर से युगानुकूल, कालानुकूल ऐसी एक विस्तारित ऐसी स्मृति के लिखने की आवश्यकता बहुत महसूस हो रही है। पता नहीं कब ऐसे कुछ वर्ग निकल आते हैं या कोई ऐसा ध्यानावस्था प्राप्त व्यक्ति ही ऐसा संकल्प कर लेता है कि ऐसी स्मृति का मैं निर्माण करूंगा, या फिर आप और हम जैसे लोग अपनी ओर से अपने अपने क्षेत्र की दृष्टि से स्मृति करना, लिखना तो बहुत बड़ा शब्द प्रयोग होगा, अपने अपने क्षेत्र के धर्म की दृष्टि से विचार करके, चिंतन करके लिख डालना शुरू कर दें, फिर साथ में बैठकर उसको उनका समायोजन करें और फिर उसमें से अधिक श्रेष्ठ इस प्रकार से धीरे धीरे हम एक अच्छी श्रेष्ठ स्मृति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम सबने समझना और उस दृष्टि से अपना योगदान उसमें देना या करना होगा। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं अपने क्षेत्र के लिए शुरू करें। नहीं, ये प्रयास भीष्म जो कर रहा है, हम समझते हैं उसी का एक चरण है कि हम इस तरीके से ये जन जागरण करें। और आप बहुत अच्छा इसमें, आपकी मैं व्याख्यान माला सुनता रहता हूँ और इसको जब विचार करता हूँ तो हमको लगता है कि शायद हम लोग आधुनिक अब होंगे जब हम इस पे विचार करेंगे। अभी तक तो हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होके अपने को सोचते थे हम बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन विशालता अभी बहुत बाकी है। धन्यवाद, आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा जी। और मैं आपके ये पुस्तकों को मैं मंगवाना चाहूंगा, उसका अध्ययन करना चाहूँगा जी। आप ये अवश्य पुस्तकें पढ़िए, क्योंकि इसमें मैं अपनी बुद्धि का स्तर कितना है जानता हूँ, उसकी मर्यादाएं जानता हूँ, और इस कारण मेरा अनुरोध ऐसा है कि मैंने जब कुछ लिखने का प्रयास किया है तो स्वाभाविक रूप से एक सामान्य बुद्धि के व्यक्ति ने हमारे पूर्वजों ने जो बताया है उसको कुछ संपादित करके उसको मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ जहां पर कुछ कमियां दिखाई दी, ध्यान में आई, उसको जोड़ने का प्रयास किया, इस ढंग से प्रस्तुत किया है। तो ये समझने की दृष्टि से, समग्रता को समझने की दृष्टि से उपयुक्त सिद्ध हो सकता है। तो मुझे लगा, तभी मैंने इस लेखन करने की हिम्मत की है। इसे आप समझिए। नहीं, जी बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। आई थिंक एक शुरुआत हम कह सकते हैं। अगर एक से एक मिलकर के हम 11 हो जाएँ, 2 न होकर के 11 हो जाएँ तो शायद ये प्रयास हमारा सफल हो। मैं इस पुस्तकों को अवश्य मँगाऊँगा और पढ़ूँगा जी। इस दृष्टि से मेरा आपसे अनुरोध एक और है कि आप संवाद करते रहें मेरे साथ, या फिर हमारे दूसरे भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ संवाद करते रहें, संपर्क करते रहें, तो यह विषय अधिक तेजी से और अलग अलग स्थानों पर चलाया जा सकेगा। जी, जी, बिल्कुल, मैं प्रयास करूँगा। आपका शुभ नाम? कि मैं डॉक्टर उमेश चंद्र सिन्हा हूँ और इस समय तो मैं अमेरिका में आया हुआ हूँ। मेरा पुत्र यहाँ पे है, मैं कानपुर में रहता हूँ और मैं सरकारी डॉक्टर से मैं अब सेवानिवृत्त हो गया, लगभग मैं 70 वर्ष का हूँ। तो मेरा और सतीश जी मैं आपको निवेदन है जी कि इस व्याख्यान माला के उपरांत भी आप मेरा फोन नंबर लेकर कृपया मुझे संपर्क करिए। तो कानपुर में अवश्य, अपने जो अवश्य। दूसरे कार्यकर्ता हैं उनके साथ में आपका
आपको जोड़ा जा सकेगा। तो जी, और मैं आपको चाहूँगा मैं उपयोग हो जोड़ना सकेगा। चाहूँगा। जी, मैं आपका नंबर मैं स्वाति जी से मैं लेकर के इसमें आपसे संपर्क करूँगा, क्योंकि आपसे बात करने पर विचारधारा में ज़रूर, जब तक हम बात नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो विचार बनेगा कैसे? जब विचार बनेगा तो एक विचार से दूसरा विचार आएगा। तो आवश्यक है कि आपका कहना है कि इसमें वार्तालाप होना चाहिए और आपस में विचार विमर्श होना चाहिए और ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, तो ये धीरे-धीरे करके ये अभियान हमारा आगे बढ़ेगा। मैं इस और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। जी, जी, जी। थैंक यू। जी, मैंने चैट बॉक्स में नंबर मेरा डाला है, आप मुझे जरूर संपर्क कीजिएगा। जी, जी, बहुत अवश्य अच्छा लगा आपकी करूँगा। बात। धन्यवाद स्वाति जी। अशोक जी पटनी, आप अगला सवाल पूछिए, उनके बाद केतन जी पुरोहित तैयार रहिएगा। सभी को नमस्कार। नमस्कार। इस व्याख्यानमाला को सुनते हुए काफी अच्छा लगता है और मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ये जो कुलदीप का जो के संबंध में जो एक उन्होंने क्वेश्चन था, उसमें एक मैं अपना उदाहरण आपकी सहमति से देना चाहूंगा। क्या मुझे सहमति है? हाँ, बताइए ना। हाँ, जैसे उस समग्रता का है, जैसे कुछ त्याग करना पड़ेगा, तो जैसे ये अपन अपने परिवार से जैसे शुरू होता है, जैसे कि परिवार में कोई महंगा सामान, महंगी वस्तु बनी खाने के लिए सबके लिए, तो जो खाना खा रहे हैं उनका एक दायित्व है कि भाई जो पीछे बच गए गृहिणी और ये, उनके लिए कुछ बच जाए, सारा खुद ही नहीं खा लें। ये एक समग्रता में परिवार के स्तर पर सोचने की बात है। ऐसे ही आपने वो विश्व के स्तर पर सोचने की बात बताई है, ये इसको परिवार से भी शुरू किया जा सकता है। ये मेरा एक उदाहरण था उस संबंध में, समग्रता के संबंध में। आपने बिल्कुल ठीक उदाहरण दिया है। ऐसे अनगिनत उदाहरण, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो अनगिनत उदाहरण आपको ध्यान में आ हाँ, जाएंगे। सही बात है। धन्यवाद। तो यही तो विवेक है। यह विवेक हमेशा हमारा जागरूक रहे, हर पल हर क्षण सोते जागते, तो फिर समग्रता का जीवन में समावेश संभव हो सकेगा। धन्यवाद सर। जी, अशोक जी आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर एमपी से हूँ। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं, केतन जी पुरोहित पूछना चाहते हैं। नमस्ते गुरुजी। मेरा नमस्ते। कोई प्रश्न नहीं है। एक्चुअली मैं आपका बहुत ही शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे ये सब प्रश्न बचपन से होते थे और अ, ऐसा कोई दुनिया में दूसरा कोई सोचने वाला भी है ऐसा लगता नहीं था। नहीं, ऐसा कोई दूसरा ऐसा कोई ये प्रश्न के ऊपर कोई सोच रहा है ऐसा लगता नहीं था। मगर आपका विचार और वो सुनकर ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसी अनुभूति जब होती है तो शक्ति का संचार होता है। हम कई लोग हैं जो ऐसा विचार कर रहे हैं। बस इसको प्रत्यक्ष में शक्ति के रूप में प्रकट करने के लिए इन सब ऐसा समान विचार करने वाले लोगों का संवाद होता रहना चाहिए, इनका परस्पर मिलना होना चाहिए। ऐसा करें शुरू हम। जी, तो बहुत अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा एक और अनुरोध है कि जो भी इस प्रकार के इन विचारों को लेकर कुछ करना चाहते हैं, ऐसे सब लोग स्वाति जी के पास अलग से अपने नाम और नंबर दे दें, तो हम फिर आपसे संपर्क करके और फिर आपको इस काम में आपकी रुचि और आपकी क्षमताओं के अनुसार उसमें जोड़ने की दृष्टि से प्रयास कर सकेंगे। वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उससे क्या है, दो चीज होगी, एक ग्रेटिफिकेशन भी होगा और एक सेल्फ रियलाइजेशन के साथ में एक संतोष भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये चीज से जो संतोष मिलता है वो बाकी चीजों में नहीं मिलता। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी चीजों में काम किया जाए। तो मैं डेफिनेटली मेरा जो डिटेल्स है वो स्वाति जी को मैं फॉरवर्ड करूंगा। आपका नाम क्या बताया?
मेरा नाम केतन पुरोहित है। आप लोगों ने पहले बात की थी। मैं कनाडा में रहता हूँ और यहाँ अच्छा। काफी साल से हूँ। और काफी सेटल्ड हूँ मैं तो। वैसे मैं ओरिजिनली बॉम्बे से हूँ और वहाँ मैंने काफी साल नौकरी की थी। मैंने इंजीनियरिंग की थी। ठीक मैंने है। मैंने जस्ट एक कहने के लिए, मैंने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग में। बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ने कुछ दिया है तो उसको कैसे उसके लिए यूज करें, ये विचार होते हैं। और वो इंग्लिश में कहते हैं एलियनेशन ऑफ द इंटेलेक्ट इन द सोसाइटी। तो कभी कभी जो मेरे दोस्तों के साथ में बैठता हूँ या कभी कोई ग्रुप में बैठता हूँ तो बहुत ही एलियनेशन लगता है, क्योंकि हमारे जो विचार है वो दूसरों के साथ में कहीं भी नहीं मिलते। वो सब वो खाने पीने के धंधे के बारे में, पैसे कमाने, बस वही 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 चलते रहता है, या तो फिर अंधश्रद्धा या वैसे ही चलते रहता है। तो काफी एलियनेशन लगता है। और वो समय पर जब आपके प्रवचन सुनते हैं तो लगता है कि नहीं भाई, अकेला नहीं हूँ। बहुत ठीक सारे है लोग हैं जो सुरभि ये जी, हाँ। सुरभि जी, और किसी को प्रश्न पूछना है तो उनके लिए समय रखें। जी अभी जरूर आप सर। जो संवाद करना केतन जी, चाहते आप हैं मुझे वो संपर्क हम अलग से कीजिए। कर सकेंगे। जी मैं तो आप आप अपना फोन नंबर और नाम स्वाति जी के पास दर्ज कर देंगे जी तो उनके साथ पास से वो सब नाम और नंबर लेकर मैं प्रयास करूंगा कि हम सब संपर्क में रहें। जी जरूर सर। आखिरी सवाल लेते हैं। अंशु धन्यवाद। जी, आप पूछिए। केतन जी, बहुत धन्यवाद। अंशु जी। नमस्ते केलकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है। अंशु जी, थोड़ा जोर से बोलिएगा। नमस्ते केलकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ, लेकिन थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ, मैं ये बताने की प्रयास कर रहा था अभी, इन्हीं जो आप बातें कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ ही है कि मुझे कभी कभी, मैं योगी भी हूँ और बहुत घनघोर योगी हूँ और संस्कृत शिक्षण भी करता हूँ, योग भी सिखाता हूँ। तो मुझे कभी कभी ध्यान अवस्था में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो बहु उपयोगी, जग उपयोगी, बड़ों के लिए उपयोगी, बच्चों के लिए उपयोगी, इस तरह के कुछ होते हैं। तो जिस तरह की बात हम शुद्धि में कर रहे थे, पर वो विचार एक साधारण भाषा में, जिस भी भाषा में हम सोचते हैं उसमें होते हैं। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि इनको संस्कृत में या कुछ इस तरह के मंत्र के रूप में इसी तरह का कुछ आता होगा हमारे पुराने ऋषि मुनियों को भी ध्यान अवस्था में। तो इसका कुछ उपयोग किया जा सके तो बहुत ही जग उपयोगी हो जाएगा। तो उसके लिए मार्गदर्शन मुझे लगता है कि आप दे सकते हैं, जिस तरह की बात। देखिए, ध्यान लगाना या जिसे आजकल मेडिटेशन कहा जाता है, इसके आजकल बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। मेडिटेशन करना, इसका अर्थ ध्यानावस्था प्राप्त करना नहीं है। ये ध्यानावस्था जो है ना, ये जो अष्टांग योग है, इसका 7वां चरण है, यानी समाधि से पहले का चरण है। उसे ध्यानावस्था कहा गया है। और मैं भी जब ध्यानावस्था में जब कोई व्यक्ति होता है तब वह मंत्र को और मंत्र के परिणाम प्रभावों को समझ सकता है और मंत्र का निर्माण करने की सामर्थ्य वो रखता है। ये जब मैं कहता हूं तो ऐसे तो मैं भी ध्यान करता हूं, लेकिन मैं ध्यानावस्था को प्राप्त होता हूं ऐसी बात नहीं है। जो समाधि के ध्यानावस्था जो है उससे बहुत पीछे हूं। इसे भी हमें समझना होगा। हम ध्यान करते हैं उस समय अलग अलग विचार, अच्छे विचार आते हैं, लिख डालनी चाहिए। प्रत्यक्ष में ध्यानावस्था में हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे आज कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा चिंतन जब हमारा चलता है उसमें कुछ अच्छे विचार आते हैं तो लिख डालने चाहिए। लिख डालकर उनका संकलन करना चाहिए, उनका संपादन करना चाहिए, उनको उनका वर्गीकरण करना चाहिए, जिससे कि लोगों के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सके। वो करिए, ऐसा शुरू करिए। बिल्कुल, धन्यवाद केलकर जी। आपका शुभ नाम?
मैं अंशु सिंगारे। कहाँ के हैं? मैं वैसे भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, अभी पुणे में रहता हूँ। कहाँ के? वैसे भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ, अभी पुणे में रहता हूँ। अच्छा, तो आज पुणे के में है सारे तो मैं भी आज पुणे में हूँ, 2 दिन हूँ यहाँ, तो अरे मिल वाह, सकते हैं। देखिए, प्रयास करिए, फोन नंबर ले लीजिए स्वाति जी से। ठीक है, बिल्कुल मैं आता हूँ। आज के सारे सवाल हो चुके हैं। हम फिर अगले सप्ताह 8 सितंबर को मिलने वाले हैं सुबह 7:30 बजे। श्लोक से आज के सत्र का समारोप करेंगे। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। केलकर जी नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। मैंने आपको एक आभासी संपर्क पे रविवार का एक